बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के तहत अपन एक विशेषता को मानते हैं जिसे कहते हैं संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता के गुणों का समावेश। अपन यहाँ पर भारत की शासन व्यवस्था को ना तो अपन एकात्मक मान सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक मान सकते हैं, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहाँ पर संपूर्ण शक्तियाँ जो संविधान के तहत निर्धारित की गई हैं उसका उपयोग केंद्र के द्वारा किया जाता है, और संघात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें राज्य अपनी पूरी शक्तियों को या स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं या इकाइयों को सौंप देता है। लेकिन अपन देखते हैं, जैसा कि केसी वेयर ने कहा था, कि भारत की शासन व्यवस्था को अधिकतम हम अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ भारतीय शासन में एकात्मकता के गुणों का समावेश किया गया है। बात यह आती है कि संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है। संघीय शासन व्यवस्था एक प्रकार से बनाए गए कानून या संविधान के तहत जो शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी जाती हैं उन शक्तियों का वह राज्यों में विभाजन कर देता है, और इसे ही अपन संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण संघात्मक, जिसे अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है, और एक होती है अर्ध संघात्मक, जिसे भारत के संविधान में अपनाया गया है। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ये होता है कि केंद्र अपने पास कुछ शक्तियों को सुरक्षित रखता है और कुछ शक्तियों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को सौंप देता है। हालांकि संपूर्ण शक्तियों को इसलिए नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र के पास में कुछ ऐसी शक्तियों का होना आवश्यक है जो राष्ट्रीय हितों एवं सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। अब अपन देखते हैं कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में संघात्मकता के तत्व कौन कौन से माने गए हैं। जैसे कि अपन ये मानते हैं कि पहला है शक्तियों का विभाजन। भारत में शक्तियों का विभाजन तीन रूपों में निर्धारित किया गया है। एक संघ सूची, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती हो, इनकी संख्या है 97। एक होते हैं आपके राज्य सूची, जिन पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बनाने का अधिकार रखती है। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो समवर्ती सूची के तहत रखे गए हैं। समवर्ती सूची के तहत ऐसे रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए सुरक्षित हैं, और उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से अपन ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास में 97 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्य सरकारों के पास में 66 ऐसे विषय हैं जिन पर वे कानून बनाने का अधिकार करती हैं। 47 समवर्ती सूची के विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार नहीं भी रखती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। देखिए, राज्य सूची से कुछ विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन, वन्य जीवों की सुरक्षा, नापतोल के सामान, इन तीनों को जोड़कर एक नया विषय जोड़ा गया है जिसे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जिसे संघीय व्यवस्था की विशेषता मान सकते हैं, वो है आपकी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता के तहत ये निर्धारित किया गया है कि यदि कोई भी राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए किसी संघ सूची के विषय पर कानून बनाती हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है और उसे सुरक्षित राज्यों के लिए रखता है। साथ साथ में अगर राज्य सरकारें कोई किसी प्रकार के ऐसे विधेयकों का निर्माण करती है जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं तो उनको भी अवैध घोषित करके उन्हें उनके लिए सुरक्षित रखती है। समवर्ती सूची के लिए भी यह निर्धारित है कि यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो और उस पर केंद्र सरकार अगर पहले कानून बना चुकी हो तो उस पर राज्य सरकारों को किसी प्रकार कानून बनाने की अनुमति प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा संविधान के तहत अपन ये मानते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता भी एक प्रकार से सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। जैसे कि अपन कहते हैं कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च कानून है और इसकी ना तो राज्य सरकार के द्वारा और ना ही केंद्र सरकारों के द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है और ना ही इसकी किसी प्रकार से उल्लंघन किया जा सकता है। सर्वोच्च कानून होने के साथ साथ में सर्वोच्च जो पदाधिकारी होते हैं उनके नियम भी निर्धारित कर रखे हैं। जैसे कि राज्यपाल की स्थिति केंद्र में अधिक मजबूत पाई जाती है तो उसी प्रकार से राज्यपाल की स्थिति
भी यानी राष्ट्रपति की स्थिति केंद्र में अगर मजबूत पाई जाती है तो राज्यों में राज्यपाल विशेष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वैसे भी उच्च पदाधिकारी जैसे केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, अपनी स्थिति केंद्र में मजबूत रखते हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का सदस्य इत्यादि राज्यों में विशेष महत्व रखते हैं और यह अपने कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद लिखित एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान के तहत संशोधन की प्रक्रिया को इतना कठोर बनाया गया है कि अकेला केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिस पर राज्यों की सहमति अति आवश्यक होती है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि विशेष कार्य जिसमें राज्यों को विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसके अलावा देखिए कि अन्य जो अपने पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार हो, ये कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनके आधार पर अपन राज्यों के अभाव में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि लिखित एवं कठोर संविधान भी भारत की संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने में विशेष महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके बाद देखिए कि संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका उच्च सदन जिसे अपन राज्यसभा कहते हैं और एक होता है आपका निम्न सदन जिसे अपन लोकसभा कहते हैं। हालांकि लोकसभा एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और लोक सदन में बहुमत दल के आधार पर ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अधिकांशतः जो समितियां होती हैं वे लोक सदन के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं, जो एक केंद्र का प्रतिनिधित्व या संघ का प्रतिनिधित्व माना जाता है। लेकिन साथ साथ में जब उच्च सदन की बात आती है तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र में करते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए यथावत प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई भी विधेयक हो अकेली लोकसभा पास नहीं कर सकती और जब तक राज्यसभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी संशोधन या शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः अपन इन चीज़ों से कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्था के कुछ ऐसे तत्व हैं जो केंद्र की शक्तियों को राज्यों में विभाजित करते हैं। राज्य अपनी शक्तियों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में इस प्रकार से विभाजित करते हैं ताकि निम्न स्तर से विकासात्मक कार्य होते रहें और नीति निर्देशक तत्वों की पालना की जा सके। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के साथ साथ में भी कुछ एकात्मकता के गुणों को भी समावेशित किया गया है, जो मैं आपको अगले ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।